Greetings class. बेटा we have discussed two approaches, that is Walter approach and Gordon approach, या आप models भी कह सकते हैं, Walter model and Gordon model of dividend policy. We have discussed those two approaches. Now the third approach is मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम MM अप्रोच कहते हैं. बेटा एक MM अप्रोच हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी थी एंड दिस अप्रोच इज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर. ओके, तो बेटा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर के अंदर MM मॉडल जो थे, MM मॉडल है जो MM अप्रोच है, उसके अंदर क्या कहा गया कि पहली बात तो दी किसने, मोदी गिलानी एंड मिलर ने 1961 में. ओके, MM argues that dividend policy has no effect on the value of firm or market price of share. इसमें क्या बोला गया, जैसे गॉर्डन मॉडल ने और वॉल्टर मॉडल में ये कहा गया कि जैसे जैसे हम डिविडेंड पे करेंगे वो देख लेंगे कि हमारा ग्रोथ फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है या डिक्लाइन फॉर्म है. जैसे जैसे हम डिविडेंड पे करते हैं उससे फॉर्म की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है. हमने प्राइजेस जो शेयर के प्राइजेस थे उनके ऊपर अफेक्ट निकाल के देखा कि जो शेयर के प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. ठीक है, बट जो MM मॉडल है बेटा, MM मॉडल क्या कहता है कि जो शेयर के प्राइसेस है ना उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड पे करो या डिविडेंड पे ना करो, शेयर के प्राइसेस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता. प्लस जो फॉर्म की वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम. मतलब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ना बेटा और जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है इसको सेम बोला गया है बेसिकली. तो जो मार्केट प्राइस है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता. प्राइजेस विल नॉट मूव वेदर यू पे डिविडेंड और यू डू नॉट पे डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स. तो बेटा ऐसे ही जैसे उनकी हमने एजम्पशंस पढ़ी थी, इन द सेम वे वी विल स्टडी एजम्पशंस ऑल्सो. तो सबसे फर्स्ट एजम्पशन बेटा आपकी क्या है, फर्स्ट एजम्पशन इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट. परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट्स यानी जहां पे आपके शेयर्स इशू किए जाते हैं. जो शेयर्स जो हैं वो आपके कैपिटल मार्केट जो है, जिन कैपिटल मार्केट्स में किए जाते हैं वो आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स हैं. इट मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर ऑल रैशनल और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है. जो हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं दे आर ऑल परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज नो टैक्सेस. नो टैक्सेस मतलब कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हमने वॉल्टर गॉर्डन मॉडल में किया था, इसमें भी वही सेम एजम्पशन है हमारी. नेक्स्ट इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट होता है बेटा जो शेयर जब हम मार्केट में फ्लोट करते हैं उनका जो हमें फ्लोट करने का जो कॉस्ट होता है, मार्केट में शेयर्स को उतारने का जो कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट. इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी इग्नोर करनी है. नेक्स्ट इज प्री डिसाइडेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. प्री डिसाइडेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मीन्स फर्म हैज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस कि फर्म जो है अपना पैसा जो है कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, और जो फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है दैट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिविडेंड पॉलिसी. की फर्म की डिविडेंड का फर्क जो है फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा. तो बेटा अल्टीमेटली इसके अंदर क्या है, एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है जो यहाँ पे बोला ना क्रक्स ऑफ द अप्रोच इज आर्बिट्रेज प्रोसेस. एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है. जैसे बेटा हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में जब MM अप्रोच की थी उसमें भी हमने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस पढ़ा था. इसमें भी सेम MM अप्रोच जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, वेदर यू पे डिविडेंड और यू डू नॉट पे डिविडेंड द प्राइसेस ऑफ फर्म विल रिमेन, द प्राइस ऑफ शेयर विल रिमेन सेम. वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है बेटा आर्बिट्रेज का मतलब होता है व्हेन फर्म साइमल्टेनियसली बायज द शेयर ऑफ वन कंपनी एंड सेल्स द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. तो उससे क्या होता है, आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है. मतलब एक एक शेयर्स बाय करो, दूसरे के शेयर आप सेल करोगे, तो उससे क्या होगा, जिसके शेयर्स आप बाय करते जाओगे उनके प्राइजेस ऊपर बढ़ते जाएंगे, जिनके शेयर्स आप सेल करते जाओगे उनके प्राइजेस जो है डाउन होते जाएंगे. तो अप डाउन करते करते इट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्रोसेस, जिसकी वजह से जो शेयर के प्राइजेस हैं दे विल रिमेन सेम एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया कि कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज देयर एग्जिस्ट आर्बिट्रेज प्रोसेस, जिसकी वजह से फर्म की वैल्यू पर जो शेयर के प्राइसेस हैं उसकी वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड पे करो या ना पे करो. ओके, तो बेटा अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एज इट इज, अगर आपके पास इस चैप्टर में से इस मॉडल की थ्योरी आई, जैसे MM मॉडल की अगर आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है तो आप पहले थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, यही एजम्पशंस एक्सप्लेन करेंगे इस मॉडल में कहा गया है और उसके जो फॉर्मूलाज हैं. और जो फॉर्मूलाज है ना बेटा जो मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका, उसी के अंदर आपके सीधा फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी. दीज आर ऑल फॉर्मूलाज गिवन बट आई विल डिस्कस देम डायरेक्टली इन द क्वेश्चन ओनली. ओके, सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन. सीधा क्वेश्चन नंबर 11.5, इलस्ट्रेशन 11.5 है आपकी. AB लिमिटेड हैज ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स. एक AB लिमिटेड है जिसके इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं. करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज ₹100. हर एक शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है, ₹100 है. ओके,
इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 10%, यानी KE दे रखी है आपको 10%। एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के एंड पे कंपनी ₹5 डिविडेंड पर शेयर पे करती है करंट ईयर के एंड पे। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव नेट इनकम ऑफ ₹10 लाख। कंपनी की जो नेट इनकम है 10 लाख रुपीज एंड प्रपोजेस टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख। और कंपनी क्या प्रपोजल है कंपनी के पास कि नया इन्वेस्टमेंट करेगी 20 लाख का। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज पेड, या डिविडेंड्स आर पेड। सेकेंडली, इफ डिविडेंड्स आर नॉट पेड यूज MM अप्रोच। अब MM अप्रोच को यूज करके आपको ये बताना है कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो फर्म की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो फर्म की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा जो फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर जो आपको लर्न करना है, दैट आई डायरेक्टली एक्सप्लेन द क्वेश्चन ओनली। सी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 आपको प्राइस पर दो प्राइस है बेसिकली। एक तो है बेटा, देखो इसमें फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। KE का मतलब आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। डिविडेंड इज डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। फर्स्ट ईयर के एंड में जो कंपनी डिविडेंड पे करती है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड ऑफ ईयर 1। नेक्स्ट इज P1। P1 मीन्स प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1, और ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो अब आपको निकालना क्या है इसमें क्या है, P1 निकालना होगा आपको, क्योंकि P0 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। चेक करते हैं P0 कहाँ गिवन है। देखो लिखा है ना, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द ईच शेयर इज ₹100। इसका मतलब क्या है, ये ₹100 आपका P0 है। आपको क्या निकालना है, P1 निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसमें, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है ना, एट द एंड ऑफ करंट ईयर दे रखा है आपको, तो डिविडेंड पर शेयर दे रखा है ₹5। विल टेक डिविडेंड एज ₹5। P1 आपको निकालना है। KE आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, C इट वॉज गिवन एज 10%, तो ये हमने यहाँ पे 0.10 ले लिया, 1 प्लस 0.10। P0 आपको गिवन था ऑलरेडी ₹100, तो आपने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू P1 आपका ₹105 आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो MM मॉडल है बेटा, उन्होंने क्या कहा कि ये तो आपका हो गया प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, या फर्स्ट ईयर के एंड में आपका प्राइस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड P1। अब इसमें बोला अब आपको कुछ अमाउंट ऑफ फंड भी रेज करने हैं इसके अंदर। ये एजम्पशन है बेटा कि MM अप्रोच ये जूम करके चलता है कि जो पैसा आपको चाहिए फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, अब आप कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स से पैसा रेज करोगे। कैसे रेज करोगे, जिसमें आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, MP1 इज इक्वल टू I माइनस E प्लस N इंटू D1, जहाँ पे MP1 का क्या मतलब है आपका, जिसमें MP1 का मतलब क्या है बेटा आपका, MP1 मतलब आपका मार्केट नंबर ऑफ MP1 जो है ना टोटल बेटा कितने रुपीस, M को अगर मैं P1 से मल्टीप्लाई करूँ तो P1 आपका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, जो M है आपका नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो हमारी वो वैल्यू निकल जाती है जितने के शेयर्स हमें मार्केट में और इशू करने हैं। तो वो हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, I माइनस E प्लस N इंटू D1। I क्या है इसमें आपका, I इज इन्वेस्टमेंट। कंपनी कितने की इन्वेस्टमेंट और करना चाहती है, लिखा है यहाँ पे 20 लाख, न्यू इन्वेस्टमेंट है ना, तो I इज इन्वेस्टमेंट, तो I इज 20 लाख, सो आई हैव टेकन एज 20 लाख। E क्या है, अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स कितनी दे रखी थी, इट वॉज गिवन एज 10 लाख, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 20 लाख माइनस 10 लाख प्लस N इंटू D1। N क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू द मार्केट। मार्केट में ऑलरेडी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय D1 क्या है 5, क्योंकि कंपनी डिविडेंड जब पे कर रही है तो वो वाला केस कर रहे हैं अभी हम। बेसिकली हम 2 केसेस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट केस हम अभी कर रहे हैं जिसके अंदर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो हम वो कौन सा केस है जिसमें ₹5 का डिविडेंड पे करे। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करी, MP1 की वैल्यू निकल गई ₹15 लाख। एक C स्टेप करना है आपको, स्टेप नंबर 3। फिर इसमें बोला नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स टू बी इशूड मतलब अब जो है कंपनी कितने नए शेयर्स इशू करेगी। ये तो अमाउंट था कि कितना पैसा रेस करना है आपको मार्केट से थ्रू इक्विटी शेयर्स, आपने 15 लाख रुपीज रेस करने थे, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे, MP1 इज इक्वल टू 15 लाख था। अगर मैं यहाँ पे P1 तो मुझे पता था, आई हैव कैलकुलेटेड P1 एज 105, तो मैंने क्या करा, M इज इक्वल टू 15 लाख अपॉन P1, 15 लाख अपॉन P1। तो मैंने जब इसको 15 लाख को 105 से डिवाइड करा तो आई केम आउट विद 14,285.71। तो शेयर्स तो पॉइंट्स में हो नहीं सकते, तो इट विल बी 14,286 शेयर्स जो है मुझे और इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, अब टोटल शेयर्स कितने हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑलरेडी कितने थे आपके पास, 1 लाख तो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे आपके पास।
14,000 समथिंग आपने और रेस कर ले, तो एडिशनल शेयर्स मिला के 1,14,285 शेयर्स आपके टोटल शेयर्स हो गए मार्केट में। लास्ट में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, n इंटू P0। P0 होता है करंट मार्केट प्राइस, n इज इक्वल टू, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू द मार्केट। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है n प्लस m इंटू P1 माइनस I प्लस E अपॉन 1 प्लस के ई। बेटा ये फॉर्मूलाज थोड़े से आपको क्रैम करने पड़ेंगे, आप इन फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। n क्या था, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स 1 लाख थे। m जो आपने न्यू शेयर्स इशू करे हैं, जो आपका 14,285 समथिंग थे, माइनस I आपको ऑलरेडी पता है इट वॉज 20 लैक्स, E आपको ऑलरेडी पता है इट वॉज 10 लैक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस के ई था आपका 0.10। बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो NP0 यानी वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू निकलेगी कितनी, हमारी आ जाएगी 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपीज इज द वैल्यू ऑफ फर्म। बेटा ये वो केस था जब हमने डिविडेंड पे किया था, है ना, तो डिविडेंड वॉज पेड एज ₹5। तो हमने 3 फॉर्मूलाज लर्न करने बेसिकली इसमें। बेटा पहला फॉर्मूला है आपका ये वाला, सेकेंड फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला, एंड थर्ड फॉर्मूला इज योर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज लर्न करके आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी। ऐसे ही जब केस नंबर 2 लेके चलेंगे, जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। पहला केस हमने लेके चला वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड, अभी क्या है वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। जब हम डिविडेंड पे नहीं करते तो आपको क्या करना है, इन्हीं 3 फॉर्मूलाज को ही बार बार यूज करना है, बट जो D1 है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, क्योंकि इस केस में हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप इस केस में भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी D1 देखो क्या है, पहला वाला फॉर्मूला वही है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के ही। सब चीजें सेम है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट D1 है, D1 इज इक्वल टू 0। वैसे D1 आपका 5 रुपीज था, बट D1 यहाँ पे 0 हो गया। जब D1 0 था तो P1 की वैल्यू कितनी निकली, 110। देन अप्लाइंग फॉर्मूला नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला नंबर 2 में जब आपको अप्लाई करना था, D1 आपकी वैल्यू 0 है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो E भी सेम है, I भी सेम है, तो MP1 निकला आपका 10 लाख रुपीज। ऐसे ही नंबर ऑफ रीजनल शेयर्स आपने निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, एंड देन वैल्यू ऑफ फर्म का जब फॉर्मूला लगाया आपने, तो बेटा आपकी जो वैल्यू निकली दैट इज ऑल्सो 1 करोड़। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जब हमने डिविडेंड पे किया था 5 रुपीज तब भी हमारी 1 करोड़ वैल्यू थी, और जब हमने डिविडेंड पे नहीं किया व्हेन वी पेड 0 डिविडेंड तब भी हमारी वैल्यू जो है 1 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि चाहे हम डिविडेंड पे करें चाहे हम डिविडेंड पे ना करें, तो फर्म की वैल्यू विल रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच, बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स अ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। तो ये बेटा आपको 3 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताया है, दीज फॉर्मूलाज यू ऑल हैव टू लर्न, और ये आपकी 3 अप्रोचेस फिनिश हो जाती है। बेटा इस चैप्टर में से आपका जो है एक थ्योरी का क्वेश्चन भी रह सकता है, किसी भी मॉडल को किसी भी अप्रोच को थ्योरी में एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है, और ऑल 3 मॉडल्स कैन कम इन थ्योरी ऑल्सो। थैंक यू क्लास।